स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और भैया 18 फरवरी को आप लोगों का पहला पेपर हिंदी का देना है। ठीक है, तो आप लोग भैया तैयार हो जाओ 95% लाने के लिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12th हिंदी जो है पूरा एक ही क्लास में मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, मतलब चाहे आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों, गद्यांश हो, पद्यांश हो, जीवन परिचय, निबंध एंड आपका व्याकरण पूरा एक ही क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगा। और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और इस वीडियो को लाइक करना। कम से कम आप लोग भैया इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 2000 लाइक तक, जल्दी से आप लोग 2000 लाइक तक पहुंचाओ। ठीक है, और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जैसे ही 2000 लाइक आप लोगों के लिए पहुंचा दिया ना, आप लोगों के लिए जो 12th का कोर्स है वो मैं बिल्कुल फ्री कर दूंगा। जिसकी फीस अभी तक 299 था ना, वो आप लोगों को फ्री में 0 रुपए में मिल जाएगा अगर आपने 2000 लाइक तक पहुंचा दिया। तो जल्दी से आप लोग लाइक करके शेयर कर दो। ठीक है, तो 18 फरवरी भैया हिंदी का ये पेपर 2026 का बिल्कुल वायरल क्लास है। इसमें मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बताऊंगा भैया, क्योंकि 100 में 100 नंबर आप लोगों को हिंदी में लाना है ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, गद्यांश भैया पद्यांश विथ ट्रिक के साथ, ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, 10 नंबर एमसीक्यू का पक्का हो जाएगा, 10 नंबर गद्यांश का, 10 नंबर पद्यांश का, प्लस आपको जीवन परिचय भी बताऊंगा, 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, एंड आप लोगों का हिंदी व्याकरण जो है वो पूरा मैं आपको पढ़ा दूंगा, रसन अलंकार वो और भी आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं सारा एक ही क्लास में। ठीक है, एंड आप लोगों को निबंध बताऊंगा जो 18 फरवरी को 100% आएगा, 9 नंबर ये भी पक्का हो जाएगा। तो 100 में 100 नंबर आप लोग लाओगे हिंदी में 12th हिंदी के पेपर में। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, और पूरी हिंदी भैया एक ही क्लास में आज खत्म होने वाला है। बस आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना और बिल्कुल 1 घंटे में आपकी पूरी हिंदी खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना भैया, 2000 लाइक तक जैसे हो गया आपको 12th का कोर्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। जैसे 2000 लाइक हो जाए आप कमेंट कर देना सर 2000 लाइक हो गया, फिर देखना आपको कोर्स फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है 12th हिंदी का बिल्कुल वायरल क्लास। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, फिर गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय निबंध सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं भैया। क्लास 12 हिंदी का पूरी किताब में से जितने भी भैया 18 फरवरी को आने वाले जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यानी कि एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, पूरा चाहे आपका गद्य इतिहास हो या पद्य इतिहास हो, एक ही क्लास में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और आज के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे आसान लगेगा, ट्रिक के साथ समझेंगे एक एक क्वेश्चन को। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करके भैया शेयर कर देना। इस वीडियो को लाइक का टारगेट है केवल और केवल 1000 लाइक का। तो आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उनका भी 10 में 10 नंबर एमसीक्यू बिल्कुल पक्का हो जाए। फिर हम लोग गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय निबंध हर एक का क्लास लाएंगे। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। और हम लोग भैया 12th हिंदी के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग एक एक क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 हिंदी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपने ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लिए ना, तो क्लास 12 हिंदी में आप लोग भैया 10 में 10 नंबर जो है, ठीक है, वो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता आपका 10 में 10 नंबर। 5 नंबर आपका गद्य खंड से, 5 नंबर आपका पद्य खंड से, 12 आपका टोटल आपका भैया रहेगा 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और 18 फरवरी को भैया 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है और 18 फरवरी वाले पेपर में ये हम यहां कह सकते हैं कि 110% आएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी हिंदी में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा आज करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। देखो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, यहां देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। जो हमारी खड़ी बोली है, खड़ी बोली जो गद्य है उसकी जो प्रथम रचना है वो क्या है। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मुझे नहीं पता। देखो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, एक कवि वचन सुधा या गोरा बादल की कथा या कामायनी या चिदंबरा। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, लेकिन ये आपको बता दूं कि 18 फरवरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। 12th हिंदी का ये जो है 18 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल, 18 फरवरी के लिए। ठीक है, तो ये जो है खड़ी बोली की वो है गोरा बादल की कथा। क्या है, खा वाला ऑप्शन सही है भैया, गोरा बादल की कथा जो है खड़ी बोली गद्य का प्रथम हमारा जो है वो रचना है। ठीक है, बहुत वायरल है और ये 18 फरवरी यूपी बोर्ड में 100% छपेगा। बहुत ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को ऐसा समझो कि हमारा बोर्ड का पेपर है। दूसरा, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, रानी केतकी, वेरी इंपॉर्टेंट भैया।
ये जो है क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल, ऐसा कोई साल नहीं कि ये क्वेश्चन ना आता हो, हर साल आता है। और आपको भैया पेपर से पहले 18 फरवरी पेपर से पहले 100% तैयार कर लेना है, जितना मैं आपको आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पहले आप इसको पढ़ो हमारे साथ, फिर आप कॉपी में नोट करो, फिर सुबह उठकर आप आराम से पढ़ो। पेपर बिल्कुल नजदीक है और आपको पूरा तैयारी कर लेना है। राम प्रसाद निरंजनी नहीं, लल्लू लाल नहीं, सदल मिस नहीं, ईसा अल्लाह खां। भैया जो रानी केतकी हैं उसके जो कहानी है ना वो ईसा अल्लाह खां है उसके लेखक, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं बहुत ज्यादा वायरल। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत वायरल। खड़ी बोली की प्रथम गद्य की रचना माना जाता है। देखो इससे पहले हमारा क्या आया था, खड़ी बोली की जो है गद्य की रचना गोरा बादल की कथा। अब यहां हमारा आ गया है, देखो अब इसमें गोरा बादल की कथा नहीं है ना, तो अब इसके बाद हमारा खड़ी बोली की प्रथम गद्य की किसे माना जाता है, तो वो है छंद वर्णन की महिमा, ठीक है। कामायनी नहीं, प्रिय प्रवास नहीं, रामचरितमानस नहीं, का वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। जितना मैं आज आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा 12th हिंदी का, उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। जब आप 18 फरवरी को पेपर देकर आना, एक एक को मिला लेना, ठीक है। फिर आप कहना सर बहुत अच्छा वही बताया जो है। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? अब देखो वही क्वेश्चन आपका फिर से आ गया। अब गोरा बादल की कथा जो है भैया, लेकिन आपका अलग है। गोरा बादल के लेखक आपको बताना है, तो लेखक कौन है? कविगंग नहीं, जटमल है। कौन है भैया? जटमल है। ये सब आपका गलत है। जटमल अर्थात खा वाला है, ठीक है। कि जो हमारा गोरा बादल है उसके जो हमारे लेखक हैं वो जटमल हैं, ठीक है। अब आप लोग बताओ कि आपका 100% तैयार हो रहा है ना, मतलब 18 फरवरी के लिए बिल्कुल तैयार कर रहे हो ना सारे क्वेश्चंस। आगे आ जाओ, ये बहुत वायरल है भैया। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादन करते थे, या फिर इसको पूछ सकता है आनंद कादम्बनी के संपादक थे। अब 4 ऑप्शंस आपके पास है भैया। एक है प्रताप नारायण मिश्र जी, एक बद्री नारायण प्रेमघन, एक बालकृष्ण भट्ट, एक सरदार पूर्ण सिंह। जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है और आप लोगों को बता दूं कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा बद्री नारायण प्रेमघन। क्या होगा? बद्री नारायण प्रेमघन। बहुत वायरल ये क्वेश्चन, ऐसा हो नहीं सकता कि 18 फरवरी में ना छपे। 18 फरवरी में बिल्कुल छपेगा। अब आपको ये तैयार करके ही पेपर देने जाना है। तो ये हमारा हो गया 5 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत वायरल है। 5 नंबर पक्का करा दिया ना। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहां लिखा हुआ है भैया, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, या फिर देखो क्वेश्चंस या करके दूसरे टाइप से आ सकता है। देखो मैं आपको हर टाइप समझा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा कि आप छोड़ कर आओ एक भी क्वेश्चन। या फिर हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का किस साहित्यकार द्वारा निकाला गया था। अब ऑप्शंस हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण प्रेमघन। बहुत वायरल है क्वेश्चन नंबर 6 और इसका जो हमारा है वो है बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है भैया? बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप के संपादक थे, ठीक है। बहुत वायरल है भैया। 18 फरवरी को आप लोगों का पेपर है और बहुत सारे स्टूडेंट को हमारे डर लग रहा है ना, तो ये 100% छपेगा। इसमें से आपका 10 नंबर छपेगा, टेंशन मत लो। ऐसे में आपको हर एक चीज पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे भैया। ब्राह्मण पत्रिका के ये तो बहुत बार आया हुआ है, हर साल आता है और ये ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ना पता हो भाई। बालकृष्ण भट्ट जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, या बद्री नारायण प्रेमघन, या प्रेमघन। बताओ कौन है? बहुत प्रेमचंद्र। बताओ कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके हमारे हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। भैया ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे वो हमारे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी थे। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग 8 देखो 9 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा 8 जो है वो मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग एक क्वेश्चन हमें इस जगह पे बताओ, ठीक है। 8 नंबर पे कि जो आपका इंद्रजाल है वो किसकी रचना है? जल्दी से हर स्टूडेंट बताओ, इंद्रजाल जो है वो किसकी रचना है? किसकी रचना है? जल्दी से बताओ, सभी स्टूडेंट बताओ, ठीक है। इंद्रजाल किसकी रचना है? फिर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो श्री चंद्रावली नामक जो है नाटक के लेखक है। श्री चंद्रावली नामक जो नाटक है उसके लेखक कौन है? जल्दी बताओ कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, या श्रीनिवास दास। कौन है? बहुत वायरल क्वेश्चन है। जितना भी वायरल क्वेश्चन है आज मैं आपको करा दे रहा हूं, ठीक है। तो वो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र भैया, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक। और फिर हमारा अगला आता है 10 नंबर क्वेश्चन। देखो यहां ये बहुत बार है, कवि वचन सुधा के संपादक। भैया ये ऐसा कोई साल नहीं है ना जिसमें ना आया हो। 18 आपका जो है 18 फरवरी को ऐसा हो नहीं सकता कि ये वाला ना है। एकदम 100% कह सकते हैं कि छपेगा,
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग तैयार कर लेना। कवि वचन सुधा या हरिश्चंद्र चंद्रिका जो है पत्रिका के संपादक थे। देखो ज्यादा जो पूछा जाता है ये कवि वचन सुधा वाला, ठीक है। अगर ये आए इस टाइप से तो भी सेम होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है, ठीक है। न तो बालकृष्ण भट्ट है, न प्रताप नारायण मिश्र जी है, न बद्रीनारायण प्रेमघर, हमारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। तो दोनों आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र, एक श्री चंद्रावली जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है, और ये कवि वचन सुधा जो है ये भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। दोनों बिल्कुल तैयार कर लेना, बिल्कुल सेम है भैया, ठीक है। और 10 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखो बद्रीनारायण प्रेमघर द्वारा संपादित पत्रिका है। अब इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, और मैंने अभी बताया है इसके पहले कि भैया बद्रीनारायण प्रेमघर जी का कौन सा पत्रिका है, तो आनंद कादंबरी है। कौन सा? आनंद कादंबरी, ना है दिनमान, ना है साप्ताहिक हिंदुस्तान, ना है हमारा आजकल, ठीक है। हमारा जो है बद्रीनारायण प्रेमघर जी का एक बहुत वायरल है, ये क्वेश्चन बहुत वायरल है, तैयार कर लेना। और ये है आनंद कादंबरी। अब आता है आनंद कादंबरी के संपादक कौन है। अभी आगे आया था क्वेश्चन, तो वो था बद्रीनारायण प्रेमघर, बहुत वायरल है। ये क्वेश्चंस आपको ऐसे तैयार करना है कि ये 18 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल 100% वायरल है। अब आप लोग भैया बिल्कुल तैयार कर लो, ठीक है, बिल्कुल सही तैयार कर लो, ठीक है। 11 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर भैया, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बताना है। जो सरस्वती पत्रिका है इसका जो प्रथम संपादक है वो कौन है भैया? वेरी स्पेशल ये वाला क्वेश्चन है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर हरदेव बाहरी? बताओ कौन है भैया? क्वेश्चन नंबर 12 कौन है? प्रथम संपादक जो थे वो श्याम सुंदर दास जी थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास। खा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 तक, 12 में 12 नंबर आपका पक्का हो चुका है भैया, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, वायरल प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम से छपेगा, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ज्यादा वायरल भैया। 18 फरवरी को तो हम ये कहेंगे भैया कि ये वाला क्वेश्चन छपेगा भाई, ये मैं गारंटी ले रहा हूं, आज ही लिख दे रहे हैं एकदम 100%, ठीक है। कि जो सरदार पूर्ण सिंह हैं किस युग के लेखक हैं? बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन, बहुत बार। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, या प्रगतवादी युग? तो वो हैं द्विवेदी युग के लेखक। किस युग के हैं भैया? द्विवेदी युग के लेखक हैं। बहुत वायरल क्वेश्चन है और सारा हमारा गलत है, ठीक है। तो भारतेंद्र, हमारा जो सरदार पूर्ण सिंह है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। आगे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। ये एक नंबर का बहुत वायरल क्वेश्चन है। आचरण की सभ्यता जो निबंध है उसके हमारे लेखक कौन है बताओ? नहीं, रामचंद्र शुक्ल नहीं, ये भी नहीं। अध्यापक पूर्ण सिंह है। कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह है भैया, जो आचरण की सभ्यता है इसके लेखक। आचरण की सभ्यता के लेखक जो है वो अध्यापक पूर्ण सिंह है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। 15 नंबर, उसने कहा था कहानी के लेखक है। उसने कहा था, वो उस कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। उसने कहा था, इसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। बहुत वायरल क्वेश्चन है। देखो हिंदी में अगर आप लोगों को मैं बता दूं, 18 फरवरी हिंदी वाले पेपर में अगर आपको 95 लाना है तो जितना मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूं पहले वो एकदम से 100% पढ़ लो, ठीक है। पढ़ लो, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। अब ये बहुत वायरल क्वेश्चन है भैया। 16 नंबर क्वेश्चन, चिंतामणि के रचनाकार कौन? चिंतामणि के निबंध संग्रह लेखक कौन है बताओ? बहुत वायरल भैया, क्लास 10 क्लास 12 हर में आया हुआ है। क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले ही चैप्टर में कि भैया प्रेमचंद नहीं, श्याम सुंदर दास नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो बहुत अच्छा बात है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। 17 नंबर, एकांकी शिल्प से समुचित विकास की दृष्टि से एकांकी के जनक माने जाते हैं, या फिर हिंदी एकांकी के जनक माना जाता है, या फिर इसी क्वेश्चन को आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माना जाता है। देखो इस क्वेश्चन से 3 प्रकार से पूछ सकता है। सोचो मैं आप लोगों के लिए कितना ज्यादा मेहनत किया हूं कि हर एक क्वेश्चन को 2-3 प्रकार से बता रहा हूं, ठीक है। तो एकांकी के जनक जो है जयशंकर प्रसाद को नहीं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। किसको? राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है आधुनिक एकांकी का जनक। लो 17 में 17 नंबर। देखो अगर मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन में से बहुत सारे आएंगे, 10 ही नंबर का आएगा, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया तो इसमें से 10 नंबर आपका कंफर्म है, ठीक है। 12th हिंदी में। अगला आ जाओ, आपका रामचंद्र शुक्ल जी का जो है इसमें से लिखा गया कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने इसमें से कौन सी चीज या कौन सी रचना है या कौन सा निबंध लिखा है, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी,
बताओ, अशोक के फूल नहीं, अशोक के फूल नहीं है, ठीक है, सभी को पता है किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कविता क्या है, ये चीज लिखा है, कविता क्या है, ये हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। 1 नंबर पक्का कर लो भैया। देखो मैं आपको बता दूं ना, वही क्वेश्चंस बता रहे हैं जो बिल्कुल 100% 18 फरवरी के लिए कंफर्म है, 100%। और आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो आएगा। और अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर देखो आप लोग बोर्ड एग्जाम में कितना कमाल कर देते हो, ठीक है। अगला आ जाओ भैया, ये तो सभी को पता होगा, पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, या फिर अलग से आ सकता है पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है, बताओ। सभी को पता होगा, सरदार पूर्ण सिंह नहीं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? अग्रवाल जी है पृथ्वी पुत्र, पहला ही चैप्टर आप लोगों का है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। और सभी को पता होगा ये जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, और सारा हमारा गलत है। और एक क्वेश्चन हमारा 20 वाला देखो कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। देखो पहले तो आप लोगों ने यहां पृथ्वी पुत्र और माता भूमि पढ़ा, अब इसमें एक क्वेश्चन बताओ कि इसमें हमारा कौन सा है, अकाल नहीं, भारत की एकता, ये भी हमारा बहुत ज्यादा वायरल है, किसका, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो यहां से 3-4 रचना आप तैयार कर लिए ना वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, जो 12th हिंदी पेपर में बहुत बार आता है, वही मैं आपको बता रहा हूं, जो 12th हिंदी पेपर में बहुत बार आया है, 10 बार आ चुका है, वही मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं कि अब 18 फरवरी की बारी है और अब की बार आपको दिखाना है अपना पावर। और जो जो पढ़ा रहे हैं सब पढ़ो, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं वो बहुत सारे स्टूडेंट 99, 98, 97, 96 मार्क्स तक लाए हैं। तो अब की बार आपकी बारी है, तैयार हो जाओ पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन भैया, बहुत ज्यादा वायरल है। आलोचनात्मक कृति जो है कालिदास की लालिल्य या है लालित्य, ठीक है, ये हमारा योजना के लेखक हैं, ये तो सभी को पता होगा भैया, कालिदास की जो है मतलब हमारा ललित्य। कितने स्टूडेंट को पता है, जल्दी से बताओ कि कौन है, हरिशंकर प्रसाद नहीं, मोहन राकेश नहीं भैया, ये है कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत वायरल है भैया 12th हिंदी का, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना। विचार प्रवाह भैया ये भी हजारी प्रसाद का है, विचार प्रवाह भी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो अब दोनों आप एक साथ तैयार कर लो, एक तो हमारा आलोचनात्मक जो कालिदास की ललित्य, और एक है विचार प्रवाह। ये दोनों किसका है भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। देखो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, चाहे आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो या मैथ हो, तो आप लोग इन सारे के लिए आप चैनल को पहले 100% सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन अभी एक बार आया था ना, भारत की एकता के लेखक है, अभी एक बार आया हुआ है ना कि भारत की एकता के लेखक कौन है, वो थे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन तो आया है, तो हम लोग दोबारा क्यों देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार हैं, बहुत वायरल, या फिर रचनाकार या फिर विधा आपको बताना है, किस विधा। सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, यह है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना, हरिवंश राय, याद रखना अमिताभ बच्चन के पापा जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। और फिर ये जो विधा है वो एक संस्मरणीय डायरी नहीं, आत्मकथा विधा की रचना है। कौन सी विधा है, आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है। चलो ये बहुत वायरल क्वेश्चन है, 25 नंबर, बहुत बार आया हुआ है। आवारा मसीहा जीवनी को विधा और रचना बताना है, मतलब जीवनी विधा है आवारा मसीहा। सबसे पहले ये याद रखना कि ये एक जीवनी विधा है, ठीक है। मतलब अगर विधा पूछे तो जीवनी विधा, और अगर रचनाकार पूछे तो सभी को पता होगा भैया कि आवारा मसीहा किसकी रचना है, सभी को पता होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कौन है, विष्णु प्रभाकर है, धर्मवीर भारती नहीं, यशपाल नहीं, उपेंद्र नाथ सिंह, विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर, देखो विष्णु प्रभाकर, इसमें दो नाम है, आवारा और मसीहा, और इसमें विष्णु और प्रभाकर दो है ना, विष्णु प्रभाकर अलग अलग, आवारा मसीहा दो दो नाम है, तो बस हो गया, ट्रिक समझ गए। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, बताओ। कलम का सिपाही, कलम क्या है, हमारे लिए अमृत रूपी है, मतलब अमृत का काम करता है, ये कलम हमारे लिए अमृत रूपी है। तो बताओ कौन है, प्रेमचंद नहीं, यशपाल नहीं, अमृत राय, अमृत राय ही है भैया, क्योंकि ये अमृत जो है वो हमारा कलम है, तो कलम का सिपाही कौन है, अमृत राय है, ठीक है। चलो 26 क्वेश्चन तो समझ में आ गया। 27 नंबर भैया, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो किसको माना जाता है, बताओ। हिंदी का प्रथम महाकाव्य रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या रामचंद्रिका। सभी स्टूडेंट को पता होगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को। ये तो बहुत बार आया हुआ है, और मैंने कई बार 2 से 3 बार इसको पढ़ा चुका हूं, ठीक है।
बस अब आप लोग पढ़ाई करो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं बस, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। हिंदी के साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल का नाम दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल का नाम किसने दिया? बीज वपन काल का नाम किसने दिया? बहुत वायरल है भैया। और ये है हमारे पहला यानी कि हमारा रामचंद्र शुक्ल जी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। किसने दिया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था भैया। गा वाला ऑप्शन सही है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। ये तो सभी को पता होगा, प्रमाल रासों के रचनाकार है। सभी को पता है कि प्रमाल रासो रचना काल है। किस रचना का काल है भैया प्रमाल रासो? तो प्रमाल रासो का मतलब होता है कि ये आदि काल है, ना तो भक्ति काल है, ना रीति काल है या आधुनिक काल है। ये जो है एक आदि काल की रचना है, ठीक है। तो प्रमाल रासो क्या है? एक आदि काल की रचना है, आदि काल की, ठीक है। चलो अब 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये वाला, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल किसको कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल हम लोग किसको कहते हैं भैया? पूर्व मध्यकाल तो वो आदिकाल नहीं, भक्ति काल को कहते हैं। किस काल को? भक्ति काल को कहते हैं। तो ये हम लोगों ने 30 में 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव देख लिए ना जो बिल्कुल 100% आएगा, ठीक है, आएगा भैया। अब आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लेना, बहुत वायरल क्वेश्चन है 30 में 30 ऑब्जेक्टिव, और ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। फिर हम लोग 31 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं। अब हमारा 31 नंबर है, अष्टछाप के कवि नहीं है। 1 नंबर का भैया देखो, यहां परमानंदन दास हैं, गोविंद हैं, ईश्वर दास नहीं है। ईश्वर दास जो है ये अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप में कितने कवि थे जल्दी बताओ? अष्टछाप में कितने कवि थे? सभी स्टूडेंट कमेंट करो, ठीक है। और अज्ञेय जी का जो था तार सप्तक में कितने कवि थे, मतलब कितने कवि थे? ये दोनों कमेंट आना चाहिए, ठीक है, दोनों कमेंट आना चाहिए ताकि मैं समझूं कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। चलो आगे आ जाओ भैया कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी लाल ने छंद का रचना है? तो भैया चौपाई नहीं, दोहा है। सबसे ज्यादा बिहारी लाल जी का दोहा है, दोहा ही रहेगा। खा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आ गया? 32 में 32 क्वेश्चंस बोर्ड में आएगा तो छाप दोगे ना, छपेगा बोर्ड में। अब आपको छापना है, बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहां कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? घनानंद को नहीं, भूषण को नहीं, केशवदास को, केशवदास को, ठीक है। कठिन काव्य का जो प्रेत है वो केशवदास जी को कहा जाता है। गा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब हमारा आता है 34 नंबर, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। देखो अगर आपसे पूछ ले मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है तो आपको बताना है भारत भारती। अगर आपसे पूछ ले ये प्रथम क्या है, महाकाव्य है या प्रथम जो है काव्य संग्रह है, क्या है? प्रथम काव्य संग्रह। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। किसका? हमारा वो है मैथिली शरण गुप्त, और ये सारा हमारा गलत है, ठीक है। तो 34 क्वेश्चन। अब देखो यही आ गया सेम क्वेश्चन 35 नंबर की, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो इसमें से हमारा जो चित्रधार नहीं है, अनामिका नहीं है, स्वर्णधूलि नहीं है, हमारा भारत भारती है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और अगर ये पूछे कि प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है तो भी हमारा भारत भारती ही है। ये सब चीजें आप ध्यान रखो। 36 नंबर है, अयोध्या सिंहोपाध्याय हरियोध की रचना है। बहुत वायरल भैया, बहुत वायरल क्वेश्चन है। अब आपसे मैं क्या कहूं, इस क्वेश्चन के लिए बहुत वायरल प्रश्न है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये एकदम 1000 नहीं 10,000% छपेगा। बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार है, ठीक है। तो वैदेही वनवास है, ठीक है। यशोधरा नहीं है, लहर नहीं है, गुंजन नहीं है। जो वैदेही वनवास है वो हमारा सही है। चलो 37 नंबर, प्रकृति का शिव कुमार किस कवि को कहा गया है? प्रकृति का शिव कुमार किस कवि को कहा गया है भैया? 37 नंबर बताओ। रामधारी सिंह दिनकर नहीं, इसको भी नहीं। सुमित्रानंदन पंत जी को भैया प्रकृति का शिव कुमार कहा गया है। क्या कहा गया? प्रकृति का शिव कुमार जो है वो हमारा सुमित्रानंदन पंत जी को कहा गया है। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे भैया, जल्दी जल्दी। क्यों? आप कहोगे सर हम जल्दी जल्दी क्यों पढ़ेंगे? क्यों भैया? पेपरवा तो एकदम नजदीक है, पेपर एकदम नजदीक है और हमें सभी सब्जेक्ट पढ़ना है ना मेरे प्यारे लाडलू, सभी सब्जेक्ट। और सभी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा कम करके भी देख सकते हो, ठीक है, और इसको नोट भी कर सकते हो। पीडीएफ भी मैं आपको दे ही दूंगा, ठीक है। अगला आ जाओ, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला था? तो वो मिला था लोकायतन नहीं, युगांत नहीं, कला और बुढ़ा नहीं, चिदंबरा पे। अब ये ध्यान रखना कि ये चारों जो है इनकी बहुत प्रसिद्ध और वायरल रचना है। वायरल का मतलब पेपर में छपने वाला, ठीक है। तो ये आप लोकायतन और ये सब तैयार करना। वैसे इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार वो चिदंबरा पे मिला था, ठीक है। 39 नंबर, छायावाद युग की विशेषता है। इन चारों में से छायावाद युग की विशेषता कौन सा है? छायावाद युग की विशेषता भैया 39 नंबर क्वेश्चन में बताओ। ये नहीं है भैया, ये भी नहीं है। सौंदर्य एवं प्रेम जो है वो छायावाद युग की विशेषता है। और प्रकृति का चित्रण नहीं,
हाँ, छायावाद युग की विशेषता जो है वो हमारा सौंदर्य और प्रेम ही है। मैं एक बार चेक कर लूं, ठीक है। चलो ठीक है, अगला आ जाओ 40 नंबर। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? बहुत वायरल है, इसमें से बताना है किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो सभी को पता होगा जो हमारे एक मतलब बहुत प्रसिद्ध जो है कवि या लेखक दोनों, जयशंकर प्रसाद जी ने कोई पुरस्कार नहीं लिया है। मतलब इन्होंने मना कर देते थे इनको, भाई मिलना तो इनके हिसाब से जो जो चीजें करा है ना बहुत ज्यादा पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने हर एक पुरस्कार को मना कर दिया, नहीं लिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा जयशंकर प्रसाद जी सही हो जाएगा, ये जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। बस ये हमारा सही है। अब 40 में 40 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन करेंगे। 40 में 40 तैयार कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 41 नंबर की ओर। चलो 41 नंबर क्वेश्चन, लहर के रचनाकार कौन है? लहर बताओ, लहर भैया अगर आप यहां देखो तो लहर को आप हटाओ और सारा दिखाते हैं। लहर भी आप ले लो, चंद्रगुप्त ले लो, स्कंदगुप्त ले लो, आंसू ले लो, झरना ले लो, बहुत सारा, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध, कामायनी ले लो, इंद्रजाल ले लो। ये सब जो है भैया हमारे प्रसिद्ध जो आपका लेखक या कवि जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद जी का बहुत फेमस रचना है और आपको तैयार कर लेना। देखो अब आता है अज्ञेय से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको अज्ञेय से रिलेटेड कराऊंगा, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है भैया। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रथम जो है प्रकाशन किया, बताओ, या फिर आपका जो तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? तार सप्तक देखो प्रथम द्वितीय तृतीय ये नहीं पूछ रहा है, आपको ये बताना है कि तार सप्तक का संपादन कब हुआ। तो 47 नहीं 43 में, 1943 में हुआ था। कब हुआ था? 1943, अर्थात खा वाला ऑप्शन सही है। चलो सही है, आगे आ जाओ। हरी घास पर क्षण भर कृति के रचनाकार हैं। हरी घास के क्षण भर, ये भवानी प्रसाद नहीं है, बालकृष्ण नवीन नहीं है, और ये हमारा अज्ञेय जी का है। ये भी हमारा अज्ञेय जी का है। देखो अज्ञेय से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार, या कितनी नाव में कितनी बार के रचयिता हैं? हमारा सचिदानंद हिरण्य बच्चन अज्ञेय जी हैं। हरिवंश राय बच्चन नहीं है, गिरजा कुमार माथुर नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा का वाला है। जितना अज्ञेय से रिलेटेड करा रहा हूं ये सारा बहुत वायरल है, यहां से मैंने अज्ञेय का कराया है ये सारा, ठीक है। कि अज्ञेय का जो संपादक मतलब तार सप्तक 1943, ये और ये भी अज्ञेय। अब आगे आ जाऊं, ये हमारा तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय, ठीक है। ये भी हमारा अज्ञेय से रिलेटेड है। तो भाई अज्ञेय से रिलेटेड 2 नंबर आता है या 1 नंबर आता है, तो इसलिए मैं आपको सारा अज्ञेय वाला करा दिया हूं बस। अब एक बात और, अज्ञेय द्वारा संपादित जो संपादकों की संख्या है कितना? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बताओ। 46 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें हमारा 4 वाला सही है, ये लो 4 है, ठीक है। अब 47 नंबर क्वेश्चन, ये बादल को घिरते देखा रचनाकार है कौन है? बादल को घिरते देखा, इसके रचनाकार कौन है भैया? बादल को घिरते देखा तो वो हमारे मुक्तिबोधनी नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन त्रिलोचन अज्ञेय नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज्यादा वायरल है ये, 18 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वायरल है, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर 47 क्वेश्चन तक तो आपका दाढ़ी वगैरह था, अब कहां चला गया? तो भैया वो जो है ना, ये दूसरा दिन है, ठीक है। मैंने सारा कुछ सेव करा दिया है, ठीक है, अच्छा दिखने के लिए। तो आप लोग टेंशन मत लो, आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये 48 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। और आप लोगों के लिए दूसरा दिन है, मतलब मैं पूरा दिन पूरा रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारी क्लास मुझे देना पड़ता है, ठीक है। तो मेहनत आप लोग करते रहो, मैं आप लोगों को बिल्कुल भैया 90% हर सब्जेक्ट में दिलाऊंगा, ठीक है। 90% गड़बड़ है का? सही है, मजाक मस्ती, ठीक है। 90% हर सब्जेक्ट में दिलाऊंगा। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, ये न्यू पेपर पैटर्न में जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं आता था भैया मिलान वगैरह, लेकिन अब देखो 1 नंबर में आपको 4 मिलान करना पड़ेगा, ठीक है। काफी हार्ड है, लेकिन अभी ट्रिक समझो। देखो जैसे आपके पास ये है और ऊपर लिखा रहेगा उचित का कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए, ठीक है। अभी आप ट्रिक से करोगे तो यहां देखो ऑप्शन ए है, वी है, सी है, डी है, मतलब चारों आपका जो है। और यहां स्तंभ फर्स्ट है कवि और इधर इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। और यहां आपका का है,
है, खा है, गा है, घा है, ठीक है, सारे ऑप्शन। अब देखो आपको नहीं आता ना, मैं आपको बताता हूं, चारों में से कोई एक आता है। देखो जैसे आपका यहां सुमित्रानंदन पंत का आपको यह पता होगा कि पल्लव जो है वो रचना है, सुमित्रानंदन पंत का सभी को पता होगा। अगर नहीं पता हो तो आपका पढ़ना बेकार है। क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, सुमित्रानंदन पंत जी का पल्लव रचना है, 10th में भी पढ़े, 11th में भी पढ़े, 12th में भी पढ़े, ठीक है। तो अब ये आ गया ना, यानी कि आपका डी वाले का तीसरे से, यानी कि डी वाले का तीसरे से। अब इसमें देखो डी वाले का तीसरा किसमें है, चौथा, डी वाले का गलत है, तीसरा बस यही सही है क्योंकि इसमें दूसरा है और इसमें पहला है, ठीक है, एक आपका सही है। अब देखो आप क्या करोगे, अब उसी के अकॉर्डिंग सब मिला दो, पहले का ए वाले का दूसरे से, जगनी का आप यहां भैया प्रमाल रासु से मिला दो, ठीक है। अब देखो यहां बी वाले का पहले से, यानी कि नंददास का आपका रस मंजरी से मिला दो, और सी वाले का चौथे से, यानी कि जो श्रीधर पाठक जी को, उससे आप कश्मीर सुषमा से मिला दो। अब बताओ, आसान लगा ना? आप एक अगर पता हो सारा कर लोगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन भैया, जो धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषण, वर्ग के प्रति घृणा वाद की प्रमुख विशेषता है, क्या है बताओ? जो ऑप्शन है आपके पास भैया यहाँ है, देखो प्रगतवादी, छायावादी, नई कविता, या फिर हमारा प्रयोगवादी। जल्दी बताओ तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? बहुत ज्यादा वायरल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितना करा रहे हैं बिल्कुल समझ लो। तो यह है प्रगतवादी। क्या है भैया? 49 नंबर क्वेश्चन जो है वो है प्रगतवादी, ठीक है। चलो लास्ट यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, और ये 50 क्वेश्चन समझने के बाद आपको और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में। तो लास्ट 50 नंबर, अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं, जल्दी बताओ भैया। नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद। जल्दी बताओ कौन है? बहुत ज्यादा वायरल है, तो इसके जो है हमारे वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है बच्चा? रामधारी सिंह दिनकर। बहुत वायरल क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये 50 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। अब आपको पूरी हिंदी में ये 50 में 50 जो है एमसीक्यू सबसे पहले आप तैयार करो, ठीक है। और ये तैयार करने के बाद हम ये कह सकते हैं बच्चा 100% ये कह सकते हैं क्या, कि आपका यहां 10 में 10 नंबर आपका तैयार है, क्योंकि आपका गद्य इतिहास 5 नंबर का और 5 ही नंबर का पद्य इतिहास बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा ये क्लास, और मैंने एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझाया है। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैंने बताया है कि आप लोग 1000 लाइक तक जल्दी से पहुंचाओ, और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना भैया, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जो हमारा भैया गद्यांश है, ठीक है। जो आप लोगों का गद्यांश है, जो गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न है ना, वो हम लोग देखेंगे। अब आपके बोर्ड पेपर में जो गद्यांश और पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले आप ये समझो, ठीक है। देखो पहला आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा ना, वो आपके बोर्ड पेपर में वो यही रहेगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। आपके भैया 2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि गद्यांश पद्यांश आप चुटकियों में पहचान जाओगे हर चैप्टर का, ठीक है। और पद्यांश जो रहेगा वो 4था नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो जो आपका पाठ्यखंड में आपका जो है निर्धारित पद्यांश पर आधारित प्रश्न देना है 10 नंबर का, मतलब 10 और 10 20 नंबर। और प्लस मैं आपको जो संस्कृत खंड का है, ठीक है, संस्कृत खंड के जो गद्यांश होते हैं वो भी कराएंगे। आज गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारा करा दूंगा, और आपके जो पद्यांश है भैया संस्कृत के वो भी करा देंगे। मतलब आपका ये भी आपका 7 मार्क्स का ये आएगा, 7 मार्क्स का ये आएगा। टोटल हम लोग 20 और 7 यानी कि 14 यानी कि 34 नंबर पक्का करेंगे आज, 34 नंबर, ठीक है। 34 नंबर आज हम पक्का करेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोग भैया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बहुत ज्यादा मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो प्लीज लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। देखो ये हमारा जो होगा 34 नंबर पक्का हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग गद्यांश को शुरू करेंगे, लेकिन गद्यांश को शुरू करने से पहले हम लोग समझेंगे कि गद्यांश में हम कौन सा ट्रिक लगाएं ताकि हमें पता चल जाए कौन सा चैप्टर से है, कौन सा पार्ट है, कौन सा लेखक है, ठीक है। तो हम लोग गद्यांश और पद्यांश दोनों का ट्रिक समझेंगे, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा। फिर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गद्यांश का ट्रिक, ठीक है। हर एक चैप्टर का आपको पाठ और लेखक का नाम तैयार कर लेना है। गद्यांश का ट्रिक आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 10 में 10 मार्क्स आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता भैया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ लो
अगर आपका जो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है, इसके जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। देखो मैंने जो है चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम ऊपर है, ये है नाम, देख लो ये है भैया नाम हर एक का समझ लो, और ये है लेखक। तो ऐसे मैंने सारे चैप्टर का लिख रखा है, ठीक है। तो अगर आपका ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से आएगा कोई सा भी गद्यांश, तो उसमें आपको ये चीजें देखने को मिलेगा। एक राष्ट्र अगर आए, राष्ट्र शब्द आपको देखने को मिले गद्यांश में, तुरंत आप ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। अगर धरती माता आपको देखने को मिले तो वो आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है। भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा, मातृभूमि, अगर ये सब शब्द देखने को मिले तो आप समझ जाना कि राष्ट्र का स्वरूप है। साहित्य, कला एंड आपका जो है संधारित्रा, ये इतना अगर आपको देखने को मिले तो वो आपका हो जाएगा किस चैप्टर से, वो आपका हो जाएगा राष्ट्र के स्वरूप, और उसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो अगर ये सब शब्द देखने को मिले तो डायरेक्टली आप संदर्भ में लिख सकते हो पाठ आपका है राष्ट्र का स्वरूप, और जो लेखक हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। बस इतना आपको लगाना है, ठीक है, समझ में आ गया। मैं आपको ट्रिक सारे का बताऊंगा। तो अगर आपका राष्ट्र का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब आप देखो अशोक के फूल चैप्टर से अगर आएगा तो आप देखो इसके जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। ये चीज याद रखना, पाठ और लेखक का नाम यही तैयार कर लो, और साथ में मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं। अगर इसमें गद्यांश में अशोक शब्द देखने को मिले तुरंत आप लगा दो अशोक का फूल, तो आपका अशोक के फूल चैप्टर से। मानव जात की दुर्गम, अगर ये देखने को मिले तो वो भी अशोक के फूल चैप्टर से है। निर्गम धारा भी, एंड दुनिया बड़ी भुलक्कड़, ठीक है, अशोक वृक्ष। तो अगर आपको ये शब्द मिले, ये ट्रिक है भैया, अगर इतना सारी चीजें मिले तो आप भैया वो अशोक के फूल वाला चैप्टर का गद्यांश है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी। अगर आपको गद्यांश में भाषा की बात अवश्य देखने को मिले, आधुनिकता देखने को मिले, पंडितों की दिमागी जो है कसरत देखने को मिले, आविष्कार, ये इतना शब्द देखने को मिले तो वो हमारा हो जाएगा भाषा और आधुनिकता चैप्टर से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं, पूरा रात दिन मैंने मेहनत करके ये ट्रिक आप लोगों के लिए निकाला है, ठीक है। साथ में अभी आपको जितने गद्यांश पद्यांश है सब करा देंगे, और आगे की चैप्टर में सारा चैप्टर का बता दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका एक भी चैप्टर ना छूटे। अगर आपका हम और हमारा आदर्श वाला है, वैसे ये सब कम इंपॉर्टेंट है, जिसके राइटर है एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसमें समृद्धि देखने को मिलेगा, अध्यात्म देखने को मिलेगा, भौतिक पदार्थ की इच्छा देखने को मिलेगा, समृद्ध देश, देश युवा हतो, ये सब देखने को मिले तो ये ट्रिक है भैया आपका, तुरंत जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा और हमारा आदर्श, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम वाला, बहुत वायरल चैप्टर है, ठीक है। अब अगर रायबर्ट नर्सिंग होम वाला चैप्टर अगर आएगा, जिसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, तो इसमें आपका नस्तर देखने को मिलेगा, मदर टेरेसा देखने को मिलेगा, बूढ़ी मुस्कान ये देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट चैप्टर है निंदा रस, जिसका हरिशंकर प्रसाई जी है। इसमें आपको जो ट्रिक मिलेगा वो निंदा मिलेगा, और धृतराष्ट्र मिलेगा, भूमि मिलेगा, ईश्वर श्वेत मिलेगा। तो ये ट्रिक है। आपको मैंने यहां से पाठ और लेखक दोनों बता दिया हर चैप्टर का, आप लिख लेना। साथ में मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कि आप तुरंत ही पहचान जाओ कि इस चैप्टर से लिया गया है। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो गद्यांश पद्यांश में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब मैं आपको कराने वाला हूं गद्यांश पद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग गद्यांश करेंगे, फिर इसके बाद पद्यांश का ट्रिक देखेंगे, फिर पद्यांश भी करेंगे। तो ये गद्यांश का जो ट्रिक है नोट कर लो, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत वायरल ट्रिक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग शुरू करेंगे गद्यांश। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट भैया गद्यांश देखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश, और ये आपका 10 में 10 नंबर पक्का कर देगा। और भैया मैंने आपको ट्रिक भी बता रखा है, आपको गद्यांश पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो यहां भूमि शब्द आ गया ना, राष्ट्र शब्द आ गया, ठीक है। तो ये सब आपको पता चल गया ना किस पाठ से लिया गया है, पता चल गया होगा, क्योंकि ये है हमारा राष्ट्र का स्वरूप, क्योंकि राष्ट्र शब्द बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको मैं सबसे पहले पढ़ाता हूं ये वाला गद्यांश, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को छपेगा, एकदम 100% आएगा 18 फरवरी को, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। जितने बच्चे गलती करते हैं ना, सबसे पहले 2 बार आप इसको ध्यान से पढ़ो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पढ़ते ही नहीं है, पढ़ो ताकि आपको आधा समझ में आ जाएगा। देखो लिखा हुआ है, जन का प्रवाह अनंत होता है और सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रता जन के तद्वत प्राप्त किया है। जब तक सूर्य का रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। बस इतना आपका अंडरलाइन
लाइनें, इतना ही रेखांकित अंश, इसके बाहर कुछ नहीं है। और इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जो है जन कई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, और जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है, बस इतना आपको पढ़ना है। अब इसके क्वेश्चंस देखो, बहुत वायरल क्वेश्चंस है भैया, 5 क्वेश्चन रहेगा। पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो, भैया 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, पता चल ही गया होगा। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर। जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, 2 नंबर। राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है, 2 नंबर। और जन का सततवाही जीवन किस तरह से होता है, 2 नंबर। अगर आपने ये 5 क्वेश्चन कर दिए, मतलब 5 क्वेश्चन, तो आपका हो जाएगा 10 मार्क्स। और बहुत आसान होता है, अगर नहीं आता गद्यांश में से आप कट करके आप आंसर लिख देना, भैया आंसर लिख देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग गद्यांश देखेंगे, जो आपका संदर्भ, लेखक और पाठ का नाम, और हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। बहुत वायरल है, ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे भैया गद्यांश, ठीक है, मतलब गद्यांश का संदर्भ। ठीक है, तो इसमें आपको पहला डाल के यानी कि संदर्भ सबसे पहले करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश ना हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित एवं हमारे भारतीय संस्कृति के अधिवक्ता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इसको आप लोग भैया हाईलाइट कर लेना बिल्कुल। ठीक है, आपको पाठ और लेखक का नाम हाईलाइट कर लेना। द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक निबंध से अवतरित है। बस 2 नंबर मिल गया। बताओ इसमें कुछ है, नहीं ना। अगर नहीं आता इतना तो आप ऐसे पाठ का नाम लिखो, और पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप डालो, और आपका लेखक का नाम भैया आप लिख लो, लेखक का नाम जो भी है, मतलब आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, बस ऐसा भी लिखोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, अब रेखांकित अंश की व्याख्या एक ही है, तो आप लोग डायरेक्टली रेखांकित अंश की व्याख्या डाल दो। देखो इसमें क्या है, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास जो है निरंतर बदलता रहता है। अगर कोई भी आप राष्ट्र का इतिहास देखो ना तो निरंतर बदलता रहता है। ठीक है, और तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य की पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य के अपनी भूमि के साथ तादाद स्थापित किया हुआ है। ठीक है, ये आपका रेखांकित अंश हो गया। और आगे देखें, हाँ बस आपका ये छोटा सा रेखांकित अंश है बस। ठीक है, अब आपसे और भी क्वेश्चन पूछा है, देखो और भी क्वेश्चन है यहाँ। देखो एक पूछ रहा है जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर होता है, जन का सततवाही जीवन किस प्रकार है। तो आओ हम लोग इसको भी देख लेते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत वायरल है भैया 18 फरवरी के लिए, तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल तैयार कर लेना, 12th हिंदी में छपेगा। जन का प्रवाह का तात्पर्य यह है कि जन का प्रवाह अंतहीन होता है। ठीक है, अंतहीन मतलब अंत नहीं होता। प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। इसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर अबाध गति से चलती है, मतलब निरंतर चलती रहती है। ठीक है, अगला आ जाओ भैया, ये हमारा मतलब चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमारा 5वां है। ठीक है, ये 5वां है। देखो चौथा, राष्ट्रीय जन का जीवन भी तब तक अमर है, मतलब कब तक अमर है, जब तक वह सूर्य की रश्मियां धरती पर पड़ती रहेंगी और समस्त प्रकृति एवं जीवों के लिए जीवन दायी अथवा अमृत के समान सिद्ध होती है। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। अब एक क्वेश्चन और था, देखो क्या है कि जन का सततवाही जीवन किस तरह है। तो जन का सततवाही जीवन किस तरह है, तो राष्ट्र के जन अथवा निवासियों का सतत रूप से चलते रहना वाला जो जीवन है ना, वो नदी के समान है। बस आपको ये 5 क्वेश्चन करना है गद्यांश का। अगर आपने ये 5 क्वेश्चन कर लिया तो 5 इंटू यानी कि आपका 10 नंबर मिल जाएगा। मैंने सारा गद्यांश पद्यांश का ट्रिक भी बता दिया है, आप उसी से गद्यांश में जितने भी आपके चैप्टर से गद्यांश आए उस ट्रिक से आप कर सकते हो। और मान लो आपको व्याख्या नहीं आता तो उस चैप्टर का आप थोड़ा सारांश वगैरह पढ़े हो ना, वही छाप देना, नंबर मिल जाएगा। गद्यांश से आप क्वेश्चन का आंसर कट करके लिख देना, नंबर मिल जाएगा। ये जो मैंने गद्यांश कराया है ये भैया 18 फरवरी के लिए बहुत स्पेशल है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना। और जो गद्यांश इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। अभी हम लोग देखते हैं पद्यांश को भैया सॉल्व करने का ट्रिक, साथ में पद्यांश जो ट्रिक है कौन से चैप्टर से लिया गया है वो भी देखेंगे, और एक इंपॉर्टेंट पद्यांश देखेंगे जो 18 फरवरी को बिल्कुल वही आएगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं पद्यांश का एक ऐसा ट्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गद्यांश आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखेंगे पद्यांश का ट्रिक, और ये ऐसा ट्रिक है जो आपका 10 में 10 नंबर पक्का करा देगा। देखो अगर आप ये ट्रिक समझ गए ना तो आपको पता चल जाएगा आपका किस पाठ से है और इसके कवि कौन है। ठीक है, आपका संदर्भ का 2 नंबर पक्का हो जाएगा। साथ में अगर आपको ये पता चल जाए कि किस पाठ से है, किस कवि से है, तो आपको भैया बना बना के लिखना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ये किसके बारे में लिखे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पद्यांश का ट्रिक
टॉपिक देखेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक शेयर करते रहना। देखो सबसे पहले यह पवन दूतिका। अब पवन दूतिका जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध इसके कवि हैं, ठीक है। ऊपर आपका पाठ है, नीचे कवि हैं। अब देखो इसमें क्या क्या, एक तो लज्जाशील देखने को मिलेगा, एक पथिक देखने को मिलेगा, पथिक महिला, एक खिन्ना, एक कृषक, एक उपवन, एक वाटिका। अगर ये शब्द देखने को मिले तो 100% आपका पवन दूतिका से है। और ऐसा कोई पद्यांश नहीं है इस चैप्टर में जो ये शब्द ना देखने को मिले। आप जाके चेक कर लेना जितने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है कैकेयी का अनुताप, ठीक है। इसमें आपको अनुताप देखने को मिलेगा। कैकेयी शब्द, मैया शब्द, माता, कुमाता, भरत, वत्सल्य, दुर्बलता, ठीक है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। लाल की माई, मुझे फूल मत मारो, इतने सारी चीजें आपको, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। श्रद्धा और मनु जिसके आपके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, इसमें कौन हो तुम, नील परिधान एंड पतझड़, कोकिल एंड शक्ति के विदुकल एंड अंबर और पनघट, ये शब्द देखने को मिलेगा 100%, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला है नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन। इसमें आपको धारा, सी जग का क्रम, चांदनी, नौका, चपला, ठीक है। इसके जो कवि हैं वो सुमित्रानंद पंत जी हैं। बिचधारा, कर्णधार, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, ये बहुत बार आया है, ठीक है। अकेला, नैना में दीपक से, जलते ठंडी सांस, ये आपको देखने को मिलेगा। नौका विहार भी इसमें है, बापू के प्रति भी है, परिवर्तन है, तीन चीजें हैं इसमें, ठीक है। लास्ट है अभिमन्यु, मनुष्य, पूर्वा, उर्वशी, इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो देखो मानव, मनुष्य, पुरुष, विचित्र एंड आपका दुनिया और धनुष बाण, ये शब्द देखने को मिलेगा। तो आपको ये वाला चैप्टर है, ये ट्रिक है, अभी आप देखना सब में देखने को मिलेगा। ये ट्रिक आप लोग लिख लो, सभी स्टूडेंट ये ट्रिक लिख लो, ठीक है। ये आपका पहला है, फिर ये दूसरा पेज, स्क्रीनशॉट ले लो, ये दूसरा पेज है। अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो। अब हम आपको सॉल्व कराएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है, ये बिल्कुल आपका 10 में 10 नंबर पक्का करा देगा। आपको ट्रिक जो मैंने बताया है वो हर आप चैप्टर में देखने को मिलेगा। कोई ऐसा गद्यांश जिसमें ना देखने को मिले वो वाला आप लोग एक दो कर लेना। अब इसमें देखो एक जलधि शब्द आ गया तो समझ लो श्रद्धा और मनु से है, एंड समन्वय शब्द आ गया, ठीक है। और ये सब आपके श्रद्धा और मनु से हैं, ठीक है। तो देखो जलधि के फूटे कितने उत्स दीप, कचंब डूबे उतराए, और किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभिदय का कर रही उपाय, शक्ति के आपका विद्युत जो व्यस्त विकल विखरे हैं, जो निरापाय समन्वय उसका करे समस्त विजयी मानवता सो है। ये बहुत वायरल है, ठीक है। और आपका पवन दूतिका वाले में जो लज्जाशील पथिक महिला वाला ये भी बहुत वायरल है। तो आप लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कम से कम 10 पद्यांश 10 में 10 पद्यांश कर लो, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 18 फरवरी के लिए। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ दे देंगे 10 गद्यांश 10 पद्यांश का, ठीक है। ये बहुत वायरल है। अब इसमें देखो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला देखो, उपयुक्त पद्यांश की कविता तथा शीर्षक और कवि का नाम लिखो, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, बहुत वायरल है। रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 नंबर मिल जाएगा। दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति, 2 नंबर मिल जाएगा। उत्स और अभ्युदय, अभ्युदय शब्द आ गया, समझ लो वही है, 2 नंबर मिल जाएगा। द्यूप कछप में कौन सा अलंकार है, 2 नंबर। टोटल आपको ये 10 मार्क्स देकर जाएंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत वायरल है। ये बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी को छपेगा, तो बार बार आपसे कह रहे हैं तैयार कर लेना। मैं वही लाया हूं जो थोड़ा हार्ड है और बिल्कुल 100% वायरल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा इसका जो संदर्भ है, ठीक है, मतलब पाठ और लेखक का नाम। तो ये इसके देखो प्रस्तुत पद्यांश जो है जयशंकर प्रसाद, इसको आप ब्लैक या ब्लू पेन जो भी है हाईलाइट कर लेना। जैसे आप सारा ब्लैक से लिख दो तो इसको ब्लू से लिखना। कि कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक का पद्य भाग में संकलित श्रद्धा और मनु पाठ से लिया गया है। बस लो 2 नंबर मिल गया। क्या है इसमें, और डायरेक्टली अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है तो डायरेक्टली आप यहां पाठ का नाम डालो, पाठ का नाम और लेखक का नाम, बस आपका तैयार, ठीक है। पाठ का नाम आप डाल दो भैया श्रद्धा और मनु, और कवि, सॉरी यहां कवि रहेगा, ठीक है, इसको आप कवि कर लेना। कवि जो है जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, देखो रेखांकित अंश आप लोग सबसे पहले ध्यान से पढ़ लेना। देखो जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित नहीं करता और वह बिखरी अवस्था में रहती है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, ठीक है। किंतु यदि आप समन्वित हो जाओ और उसमें विश्वभर को जीत लेने का अपार शक्ति प्रकट होगी।
और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप से प्रतिष्ठित हो जाएगी। बस इतना आपको कर लिया, 2 नंबर मिल जाएगा। नहीं आता मान लो रेखांकित तो पद्यांश में से कम 5 लाइन आप कट करके थोड़ा अपनी भाषा में बनाकर लिख देना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या था, देखो तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या था कि दृढ़ मूर्ति से किसका मतलब आशय किसकी मूर्ति से है, उत्स और अद्भुत का अर्थ है, ठीक है। देखो यहां मैं पांचों का देखो, दृढ़ मूर्ति से आशय मानवता की मूर्ति से है। लो भैया 2 नंबर मिल गया, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल वायरल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर उत्स का अर्थ स्रोत और अभ्युदय का अर्थ नवीन उत्थान है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और था, द्यूप कछप में कौन सा अलंकार है, तो देख लो भैया यहां पद्यांश के अनुसार द्यूप कछप में 5 शब्द का वर्ण बार बार हुआ, इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार है। किंतु प्रश्न अनुसार द्यूप कछप में रूपक अलंकार और ये होगा, ठीक है। मतलब अनुप्रास अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है, जो आपको लगे लिख देना, एक आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये पूरा हमारा पद्यांश है भैया। मैंने आपको गद्यांश पद्यांश भैया ट्रिक के साथ समझा दिया, जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल है और बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृत जो है, संस्कृत खंड में संदर्भ और व्याख्या आएगा, ठीक है। मतलब आपका 7 नंबर का गद्यांश आएगा प्लस 7 नंबर का पद्यांश, टोटल 14 नंबर, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात इसमें आपका कौन कौन सा आएगा, देखो सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको आएगा पहला प्रश्न कि पाठ्यखंड में आधारित पाठ्यक्रम में गद्य का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। आपका संदर्भ का 2 नंबर प्लस अनुवाद का 5 नंबर, ठीक है। संस्कृत गद्यांश, ठीक है। दूसरा पाठ्यखंड में निर्धारित पद्य का संदर्भ और व्याख्या, 7 नंबर, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर महत्वपूर्ण बता देता हूं जहां से आपका 7 नंबर गद्यांश और 7 नंबर पद्यांश भैया 14 नंबर यहीं से आएगा, ठीक है। पहला तैयार कर लो जातक कथा, ठीक है। जातक कथा से इंपॉर्टेंट संस्कृत भाषा में महत्वम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, सुभाष रत्नानी। अगर आप ये 5 चैप्टर पढ़ लेते हो भैया, सुभाष रत्नानी से एक पद्यांश बिल्कुल पक्का होता है, क्योंकि ये बड़ा सा चैप्टर है और पद्यांश का बिल्कुल खजाना है, इसमें कम से कम 10 15 20 पद्यांश है, ठीक है। तो अगर आप ये पढ़ लेते हो जातक कथा, संस्कृत भाषा में महत्वम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता और सुभाष रत्नानी, 5 चैप्टर पढ़ने के बाद आपका ये जो 7 नंबर है और प्लस 7 नंबर आपका भैया 14 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको संस्कृत के जितने भी गद्यांश पद्यांश है वो करा देंगे। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को कम से कम भैया 1000 लाइक तक ले चलो, 1000 लाइक जल्दी से लाइक करो। मैं आपसे एक पैसा नहीं मांग रहा हूं, ना आपसे कुछ मांग रहे, बस आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ये तो आपके हाथ में है ना। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। दोस्तों 10 नंबर मैंने आपका गद्यांश का, 10 नंबर पद्यांश का और 14 नंबर मैंने ये आपका पक्का करा दिया, टोटल 34 मार्क्स, ठीक है। कहोगे तो इसका अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन आपका 34 नंबर बिल्कुल पक्का हो चुका है। 2026 बोर्ड में 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो देखने के बाद आपका रस, छंद, अलंकार आपका 6 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। आपका 6 नंबर इस वीडियो के बाद बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का रस आता है, 2 नंबर का छंद आता है, 2 ही मार्क्स का अलंकार आता है। टोटल आपका 6 नंबर इस वीडियो में आपका पक्का हो जाएगा। साथ में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, अगर आपको नहीं आता तो आप ट्रिक से भी लिख कर आओगे भैया, पूरा आप ट्रिक से लिख कर आओगे, एक भी क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में रस छंद अलंकार का नहीं छोड़कर आओगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। आज के इस वीडियो को सभी थोड़ा लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे रस के बारे में, ठीक है। रस के यानी कि रस में हमें कौन कौन सा रस पढ़ना है, कौन कौन सा बोर्ड एग्जाम के लिए 18 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग रस देखेंगे, ठीक है। और वो भी ट्रिक से बताएंगे। लेकिन रस को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जितने भी रस है उनका स्थायी भाव क्या है। जैसे रस जो है और उनका स्थायी भाव, यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, ठीक है। एंड हास्य रस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव ये उत्साह होता है। सभी स्टूडेंट ये नोट कर लेना, ये जरूरी है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। वितास रस का जो होता है वो घृणा होता है। अद्भुत रस का यानी कि विस्मय होता है। शांत रस का जो होता है वो निर्वेद होता है। वत्सल रस का जो होता है वत्सल होता है। और आपका भक्ति का भक्ति होता है, ठीक है। इसमें श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, वीर रस, इतना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना तो आपको याद ही करना है। शुरुआत के आपके 4-5 याद कर लो बस, ठीक है। नीचे के उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप सबसे पहले आप रस और इनका स्थायी भाव नोट कर लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे रस, छंद, अलंकार। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे
वेद रस। कौन कौन सा रस पढ़ना है आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना और नोट कर लेना, ठीक है। जो ट्रिक बताएंगे वो भी आप लोग नोट कर लेना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हास्य रस का, क्योंकि हास्य रस जो है बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छपेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ चीजें याद रखना। यहां जो अस्थाई भाव है ये चीज याद रखना, ठीक है। ध्यान से समझो, जैसे आपका हास्य रस है तो आपको क्या लिखना है कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, ठीक है। ध्यान से समझो। अगर करुण रस है तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, ट्रिक समझो, ठीक है। अब आपका जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, ठीक है, विभाव अनुभाव और संचारी भावों में संयोग करता है तो वहां हास रस होता है, ठीक है। अब ट्रिक मैं आपको बता दूं, ट्रिक समझो। ट्रिक केवल आपको क्या याद रखना है, जो रस में है वो केवल आपको अस्थाई भाव याद रखना है, ठीक है। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव केवल आप याद रखो बस, ठीक है। जैसे आपको अगर यहां करुण रस का लिखना है तो लिखो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, और जब करुण या फिर शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां हास्य या फिर करुण रस की निष्पत्ति होती है। जो भी रस आप लिख रहे हो केवल अस्थाई भाव चेंज कर देना, बस आपका भैया पूरा जो है वो नया परिभाषा, नया रस का परिभाषा तैयार है। बताओ इससे आसान कोई ट्रिक है? नहीं ना। बस केवल आप यहां स्थायी भाव चेंज कर देना, आपका भैया रस का जो है वो बिल्कुल ट्रिक तैयार है। अब आपको कोई सा भी रस लिखना हो, कोई सा भी, अगर बी रस लिखना है बी रस का स्थायी भाव डाल देना, करुण रस जो भी लिखना है, ठीक है। तो ये हमने हास्य रस बता दिया जो हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। उदाहरण आप लिख देना, हास्य रस का मतलब होता है हंसना, जिसमें हंसना है, ठीक है। नहीं आता उदाहरण बना के लिख देना कोई भी चीज जिसमें हंसना है, ठीक है। जैसे देखो, हाथी जैसा देह है गेंडा जैसा खाल। अब कह रहे हैं कि हाथी जैसा देह है, आपका जो देहिया है ना वो हाथी जैसा है, और खाल जो है वो गेंडे जैसा मोटा सा खाल है। तरबूजे जैसी खोपड़ी, जो खोपड़ी है वो गोल गोल तरबूजे जैसी है, और खरबूजे जैसा गाल, और आपका जो गाल है वो खरबूजे जैसा है। हंसना आए ना, हंसी आएगा। आप एक बार पढ़ोगे हंसी आएगा, बस हो गया ना। हास्य रस लो, एक रस आपका कंप्लीट हो गया, हास्य रस। स्पष्टीकरण लिखना है तो लिख सकते हो कि इस उदाहरण में पढ़ने पर भैया हंसना आता है, हंसना आता है, इसलिए हमारा हास्य रस होगा, बस, ठीक है। ये हमारा पहला रस बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है पेपर से पहले। 18 फरवरी को पेपर है, पूरा 6 नंबर पहले पक्का कर लो, फिर हम लोग और सारी चीजें पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक क्या करो, ठीक है। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है भैया 2000 लाइक का, जल्दी से प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ना खाते हैं ना पीते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, बताओ, ठीक है। और आप लोगों के लिए हम हमेशा मेहनत करेंगे, हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कोई नहीं पढ़ाया होगा। बस आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, मोटिवेशन बढ़ जाता है लाइक करते हो। देखो करुण रस सब कुछ सिंपल ही है भैया। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, सेम चीज है, केवल स्थायी भाव चेंज करना है बस। शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां हास्य करुण रस की निष्पत्ति होती है, करुण रस जो होता है वो होता है, ठीक है। बस केवल मैंने बताया है कि कोई सा भी रस आपको लिखना है, आप तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई सा भी रस आ जाए आप अस्थाई भाव तैयार कर लेना, ठीक है। ये याद रखना। आप एग्जाम्पल तो आप याद ही कर लो, ठीक है। उदाहरण के लिए आप याद कर सकते हो, क्यों छलक रहा दुख मेरा ऊषा सी मृदु पलकों में, हाँ, और उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। देखो जहां रोना धोना आए, शोक आए, आपका मन चाहे चीज नष्ट हो जाए तो आपका शोक आए तो वो हमारा क्या होगा, करुण रस होगा। एक उदाहरण और आप लोग लिख सकते हो, मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि मणि खोई भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। भैया ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है, मैंने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपको हास्य रस करुण रस समझ में आ गया ना, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया। बस 2 ही रस पढ़ना है, दोनों आप स्क्रीनशॉट ले लो भैया, नोट कर लो। हास्य रस, ठीक है, मैंने ट्रिक भी बता दिया, कोई दूसरा रस आएगा भी तो आपका हास्य करुण एक जरूर रहेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप ये ट्रिक आप लिख सकते हो, केवल अस्थाई भाव चेंज करना है बस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब हमारा स्टार्ट हो रहा है अलंकार। जैसे आपका रस मैंने आपको पढ़ाया 2 नंबर पक्का कर दिया, अब हम लोग अलंकार का जो है वो 2 मार्क्स पक्का करेंगे और वही बताएंगे जो आपको 18 फरवरी में आएगा भैया, बिल्कुल गारंटी है। इसके बाहर अगर आ गया ना चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कमेंट में जो मन करे वो आप लिखना, लेकिन जब आप पेपर देकर आना 18 फरवरी को ये वीडियो खोल लेना और मिला लेना, फिर आप कहना, ठीक है। अगर एक भी बाहर आ गया तो बता देना, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, हाई स्कूल में पढ़ाया है, इंटर में पढ़ाया है, और बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ के हिंदी में 99 मार्क्स तक लाए हैं, 98 मार्क्स लाए हैं, 97 मार्क्स लाए हैं। तो अब की बार आपकी बारी है, आपको भैया पढ़ना है अच्छे से। अलंकार में देखो पहले हम लोग पढ़ेंगे भैया क्या,
अनुप्रास अलंकार, भैया कितना आसान होता है। अनुप्रास, अनुप्रास का मतलब होता है, अनु मतलब एक से अधिक बार एक ही वर्ण आए, एक ही अक्षर आए। जैसे अगर सा शब्द है ना, सा शब्द, तो सा शब्द एक बार आया, दो बार आया, भैया अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, देखो 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में और 2026 में कोई रोक नहीं सकता आने से। ठीक है, ये भी बिल्कुल तैयार कर लो। देखो लिखा हुआ एक ही वर्ण का बार बार आवृत्ति होने को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इससे ज्यादा आसान डेफिनेशन क्या हो सकता है। एक ही वर्ण आप याद कर लो, बस एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, बस ठीक है। तो ये आपका उदाहरण समझ लो। उदाहरण देखो लिखा हुआ है, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वारी बाजारी। अब देखो इसमें का शब्द एक से अधिक बार आया है, भा शब्द एक से अधिक बार आया है, घा शब्द एक से अधिक बार आया है। ठीक है, ऐसे कई चीजें एक से अधिक बार आई हैं, तो इसलिए हमारा ये कंफर्म है, 1000% कंफर्म है अनुप्रास अलंकार। स्पष्टीकरण भी लिख सकते हो इस उदाहरण में। का शब्द, भा शब्द, रा शब्द, घा शब्द, मा शब्द, अक्षर एक से अधिक बार, एक से अगर दो भी बार हो गया तो लिख सकते हो। ठीक है, आया है, इसलिए हमारा यह अनुप्रास अलंकार है। अगर आपको उदाहरण नहीं आते, कोई सा भी उदाहरण लिख दो भैया, एक से अधिक बार आए बस। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, इसमें भी है। ठीक है, नहीं इसमें नहीं है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब आ गया यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब होता है, उसमें एक ही वर्ण था ना, इसमें क्या है, एक ही शब्द, मतलब एक ही शब्द चीज है। शब्द का मतलब जैसे एक चीज दो बार आया, जैसे कनक कनक दो बार आ गया ना, कनक कनक, लेकिन अर्थ जो होगा वो अलग होगा। ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, ये 2014 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में कई बार आया हुआ है। ठीक है, अब देखो यमक अलंकार हम लोग पढ़ेंगे जब एक ही शब्द, ध्यान रखना उसमें वर्ण है और इसमें शब्द है। ठीक है, अगर आपको बताया जाए तो एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ जो होता है भिन्न भिन्न होता है, तो वहां क्या होगा, वहां हमारा अलंकार जो होगा यमक अलंकार होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोग लिख सकते हो, काली घटा का घमंड घटा। अब यहां काली घटा, एक घटा क्या है, जो काली कलर की घटा है, जिसे नाम है काली घटा, वो मतलब काली घटा है। और घमंड घटा, घटा का मतलब होता है कम होना, तो मतलब भाई अलग अलग है ना, अलग अलग अर्थ है ना। काली घटा है, उसका नाम है काली घटा, और घमंड घटा, इसका घटा का मतलब होता है कम होना, अलग अलग है ना। यहां आप लिख सकते हो। ठीक है, और नभ मंडल तारक वृंद खिले, बस हो गया, हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। केवल आपको परिभाषा उदाहरण लिखना होता है। स्पष्टीकरण अगर आता है तो लिख देना, नहीं आता है तो भी लिख देना, नहीं आता है नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ लिख देना यार, क्या ही है इसमें, तो बहुत आसान होता है ना। यहाँ घटा शब्द दो बार आया है, इसलिए हमारा यमक अलंकार होगा। एक से अधिक बार आया हुआ, अर्थ भी बता सकते हो। यहाँ काली घटा जो है वो घटा का नाम है, और यहाँ घटा जो है वो क्या है, घटना है, बस अलग हो गया। तो ये हमारा अलंकार है। अगला अलंकार हम लोग 2 3 4 अलंकार पढ़ेंगे, क्योंकि भाई अलंकार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रूपक अलंकार, देखो अलंकार जो होता है वो ज्यादा होता है लेकिन काफी आसान होता है। सबसे आसान आपको अलंकार ही लगेगा। देखो ये 2014 में, 15 में, 16 में, 18 में, 20 में, 19 में, 21 में, 22 में, 23 में कई बार आया हुआ है। देखो जहां उपमेय, जिसके लिए उपमा दी जाए, इसको आप लिख सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं। मैं उपमान, जिसके लिए उपमा तुलना की जाए, का निरोध सहित आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको हटा भी सकते हो, जो ये ब्रैकेट वाला है इतना आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। अब छोटा सा परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान का निषेध सहित आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होगा। अब बताओ इससे भी आसान हो सकता है कुछ? नहीं ना। उदाहरण समझ लो मेरे प्यारे लाडलो, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। ठीक है, अब स्पष्टीकरण समझ लो। यहां गिरा यानी कि वाणी में भौरों का, मुख में कमल का और लाज में निशा का क्या किया गया, निरोध सहित आरोप होने के कारण यहां रूपक अलंकार होगा। बस ये आपको अलंकार तैयार कर लेना है। आपको 4 अलंकार पढ़ना है, लास्ट अलंकार जो हमें पढ़ना है वो देखो। हमारा आता है बच्चों लास्ट अलंकार, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार। और इतना अलंकार पढ़ने के बाद यहां आप लिख सकते हो 18 फरवरी में, 18 फरवरी पेपर में जितना जीरो लगा सकते हो उतना जीरो आप लगा सकते हो, 1,00,000% आएगा। ठीक है, और देखो हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये बताओ कि आपकी हिंदी की जो तैयारी है, हिंदी की तैयारी वो कितना हो गया। हिंदी की तैयारी देखो, अगर आपको जो भी टॉपिक, देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं आज आपको रक्षण अलंकार पढ़ा रहा हूं, ये 6 नंबर तो आपका पक्का करा रहा हूं ना, पक्का हो जाएगा ना, मतलब बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी क्लास दे रखा, लेकिन आज से ठीक है आपका ये 6 नंबर पक्का है ना। अब आपको जिसमें भी दिक्कत है, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है हिंदी का, वो कमेंट करो नीचे। अगर आपको गद्यांश पद्यांश पढ़ना है,
हिंदी का 12th हिंदी का, गद्यांश पद्यांश तो कमेंट कर दो, जीवन परिचय साहित्यिक परिचय जो भी पढ़ना है, निबंध पढ़ना है आपको, जिसमें भी दिक्कत है वो कमेंट कर दो, आपको जो भी कहानी पढ़ना है वो कमेंट कर दो, जिसमें भी आपको दिक्कत है आज कमेंट कर देना, मैं उसकी क्लास हर दिन आपको शाम को दूंगा, ठीक है। 2 क्लास आएगा, सुबह भी आएगा शाम को आएगा, तैयार रहना, बिल्कुल आप तैयार हो जाओ, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आग लगा देना है, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे 2014 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में आया हुआ है, तो अब की बार तो बिल्कुल आएगा। देखो जहां उपमेय, अब जिसके लिए वो तो सेम है, उपमा दी जाए में उपमान का क्या किया जाए, संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, शॉर्ट में बता सकते हो। जहां उपमेय में उपमान का संभावना किया जाए वहां क्या होगा, हमारा भैया उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक बहुत फेमस सा उदाहरण है, हाई स्कूल में मैंने पढ़ा था, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात और मनो नीलमर सेल पर आपत यु प्रियो प्रभात, ठीक है। बस अब इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है अलंकार में। अगर आप ये चारों अलंकार भैया स्क्रीनशॉट ले लो भैया, अनुप्रास अलंकार बिल्कुल, और आप लोग यहां रूपक अलंकार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर आपका रूपक हो गया ना, ये आपका यमक है, फिर आपका रूपक है, फिर आपका उत्प्रेक्षा, 4 अलंकार पढ़ना है, इसके बाहर नहीं पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे आगे छंद। आप लोगों का जो रस है वो 2 नंबर पक्का करा दिया, अलंकार का 2 नंबर। अब छंद को हम लोग ट्रिक से समझेंगे, ये भी आपका 2 नंबर पक्का हो ही जाएगा, मतलब आपका 6 नंबर। आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, 18 फरवरी पेपर में जाना और तुरंत छाप देना, क्योंकि छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चन आपको करके आना है, ठीक है। और हम आप लोगों को इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ भी नहीं करना यार, लाइक कर सकते हो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, प्लीज लाइक कर दो, ठीक है। लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो, अपने एक ही फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, जो आपके सबसे प्यारे मित्र हैं, जो आपके बिल्कुल दिल से जुड़े हुए, उनके पास आप शेयर कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना कर सकते हो। फिर मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बिना खाना पिए कुछ भी नहीं करूंगा, बस आपको मेहनत करूंगा, ठीक है। आपको पढ़ाऊंगा और जिस दिन आप टॉपर बन गए उस दिन खूब अच्छे से आपके घर आएंगे यार, खाना खिलाना, चाय पिलाना, जो भी है इलायची वाला चाय पिलाना और भी मिठाई वगैरह खिलाना, ठीक है। लेकिन आप लोग मेहनत करो, ठीक है। अब हमारा छंद स्टार्ट हो रहा है। छंद भी 2 ही मार्क्स का आएगा भाई, जैसे रस 2 मार्क्स का था, अलंकार 2 मार्क्स का था, वैसे छंद भी 2 ही मार्क्स का आएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारा दोहा स्टार्ट होता है, दोहा, ठीक है। दोहा स्टार्ट होगा तो 2024, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, तो बहुत बार आया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो भैया जो दोहा होता है वो अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। देखो अगर दोहा की बात की जाए तो वो अर्ध सम्मात्रिक होता है, ठीक है। और इसमें 4 चरण होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 चरण। इसके पहले और तीसरे में विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब इसमें आपको मात्रा भी गिनना होगा, क्योंकि इसमें आपको बताना पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, पहले और तीसरे में। देखो ट्रिक समझो, ट्रिक, पहला चरण और तीसरा चरण, ये क्या बन गया 13 ना, तो 13 मात्रा हो गया ना। ट्रिक समझो यार, पहला और तीसरा मिला के 13 हो गया ना, बस 13 बन गया। आप क्या ही करना है आपको। अब हम लोग भैया मात्रा गिन लेते हैं, पहला और तीसरा, यानी कि पहला और ये दूसरा, तीसरे चरण में क्या है 13-13 मात्रा। तो चलो हम लोग गिन लेते हैं, काफी ज्यादा आसान है। उदाहरण आप लोग समझ लो, लिखा हुआ है मेरी भव बाधा हरो राधा ने अगर सोई जातन की झाई परे शाम उदित शाम हरित दुति हुई। अब इसको हम लोग मात्रा गिनेंगे। अगर मात्रा नहीं आता गिनना कोई दिक्कत नहीं, एक चीज समझ लो मेरे प्यारे लाडलो, एक चीज समझ लो कि मात्रा अगर गिनना नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना यार, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो सबसे पहले आप ये कर दो कि इसको कहते हैं एक मात्रा, एक मात्रा, और इसको कहते हैं 2 मात्रा। साइन समझ लो, इसको कहते हैं 2 मात्रा, ठीक है। एस के टाइप का होगा और इसको हम लोग जैसा एक गंडी के टाइप का होगा, इसको 1 मात्रा कहते हैं। इतना समझ में आया, समझ में आया ना। अब एक बात करो, आपको कुल मिला के 1 और 2 मिला के आपको 13 पूरा करना है, गलत सही पूरा करना है भाई, लिख कर तो आना है ना। गलत सही आप पहले और तीसरे में 13 पूरा कर दो, ठीक है। हम तो सही करेंगे। देखो पहले हमें पहले और तीसरे में 13-13 करना है भाई, कर देते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 है। सबसे बड़ी बात याद रखना कि अगर बड़ी की मात्रा है तो 2 मात्रा लगाना, छोटी की मात्रा है तो 1 मात्रा। जैसे बड़ाऊ का है तो आपका 1, सॉरी बड़ाऊ है तो 1, 2 हो जाएगा, छोटाऊ है तो 1, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ बड़ा का मात्रा है 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2। अब देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13 मात्रा हो गया। अब इसमें आ जाओ, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है,
ठीक, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब ये हो गया मतलब पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। अब दूसरे और इसमें 11 हैं, यानी कि 2 हैं 2 हैं 2 हैं 1 है 1 है 2 है 1 है, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11, ठीक है, 11 मात्रा। अब चौथे में भी 11 ही होगा, 1 है 2 है 1 है 1 है 1 1 1 1 2 है 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसको आप हटा दो, 11 हो गया ना, यहां भी आप 1 ही कर दो यहां, ठीक है, 11 मात्रा, बस हो गया ना। अगर नहीं आता तो आप बना बना के लिख देना यार, गलत सही कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाएगा। ये मैंने बिल्कुल सही कर दिया। अब आगे आ जाओ भैया, अगला हम लोग सोरठा पढ़ते हैं। 2014 में 15 में 16 में 17 में 18 में 19 20 21 22 हर बार आया हुआ यार, ठीक है। तो अब आपको यही लास्ट है, छंद में 2 ही छंद पढ़ना है, 2 ही छंद पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो होता है बच्चों को वो मात्रा गिनने में होता है। मात्रा कुल मिला के आप पूरा कर दो। एग्जामिनर क्या करता है, देखो मैं आपको बता देता हूं, ट्रिक समझ लो। स्टॉप मार्किंग होता है, स्टॉप मार्किंग। मतलब एग्जामिनर क्या करा, मात्रा गिना, ये नहीं देख रहा, मात्रा गिना 13 है 11 है, लो भैया नंबर मिल गया। और वैसे भी इसका कोई मूल्य नहीं है, आपको परिभाषा उदाहरण मेन है बस, ठीक है। देखो लिखा हुआ है सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा। इसमें उल्टा है, देखो पहले और तीसरे चरण में उसमें 13 था, इसमें 11 होता है, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा। ये दोहा का उल्टा होता है, मतलब ये जो दोहा होता है, दोहा का ये उल्टा होता है, ठीक है। बस अब इसमें भी आप लिखो, उदाहरण समझ लो। राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अवगत आकठत अपार नेति नेत नित अगम निगम कहा। अब इसमें भी हम लोग गिन लेते हैं, पहले और तीसरे में 11 है, तो देखो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 यहाँ 1, ठीक है। यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब एक मात्रा और यहाँ आप लगा सकते हो क्योंकि आधा माह है, 11 हो जाएगा ना। अब यानी कि अब इसमें आप 11 कर लो, 1 है 1 1 1 1 1 1 1 2 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब इसमें आप 13 कर लो, 1 1 1 1 मात्रा, 2 मात्रा 1 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसमें भी 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 1 1 1 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ आपका बड़ी ये 2 2 कर लो, 13, ठीक है। बस हो गया भाई, आपको पूरा करना है बस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रस छंद अलंकार भैया, ये आप लोग दोनों स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये आज का हमारा बहुत वायरल टॉपिक है भाई, मैंने आपको वो टॉपिक पढ़ा दिया जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल है। आज मैंने आपको पढ़ाया रस छंद अलंकार, बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। पूरी रात मैंने इसको बनाया है, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। अब बताओ इस वीडियो पे आप लोग कितना लाइक करोगे, 2000 लाइक कर दोगे कि नहीं, बताओ। अगर ना कर पाओ तो और छोटा कर दें, लेकिन आप लोग कर सकते हो यार। 2-3 हजार बच्चे डेली देखते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो, केवल 200 लाइक 100 लाइक, क्यों नहीं करते हो, क्या है जाता है आपका? आप लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। पतले हो गए हैं देखो करते करते मेहनत, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और अगला जो आप वीडियो भैया, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगला वीडियो जिसमें भी आपको टॉपिक में दिक्कत है, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, जिसमें भी दिक्कत है आप कमेंट करो, अगला टॉपिक मैं आपको भैया पढ़ा दूंगा उसी का जो आप कमेंट करोगे, ठीक है। तो बस अब आपका तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा रस छंद अलंकार मैंने पढ़ा दिया, 6 नंबर पक्का हो गया। चलो आज के इस वीडियो को इतना ज्यादा लाइक करना, इतना ज्यादा शेयर करना कि 18 फरवरी पेपर देने से पहले हर एक हिंदी का बच्चा ये वीडियो देखे। तो लोगों को भैया 9 में 9 नंबर जो है वो मैं आपका बिल्कुल पक्का कर दूंगा, मतलब आपका 9 में 9 नंबर जो है वो मैं आपका बिल्कुल पक्का कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो निबंध बताऊंगा जो आपके भैया 18 फरवरी को 100% छपेगा, 18 फरवरी पेपर में, ठीक है। वो निबंध मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप पेपर में एक अच्छा निबंध कैसे लिखोगे, ठीक है। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 5 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है, जो आपके 18 फरवरी पेपर में भैया 100% आएगा, ठीक है, बिल्कुल 100%। और अभी मैं आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखकर
लिखकर निबंध दिखाऊंगा। जैसा एक टॉपर लिखता है ना, वैसे मैं आपको बताऊंगा आप कैसे लिखोगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत स्पेशल है, इस वीडियो को आपको सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी करना। सबसे पहले भैया बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हम लोग महत्वपूर्ण निबंध देख लेते हैं। 5 महत्वपूर्ण अगर आप तैयार कर लिए 9 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये 5 ऐसे निबंध हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला आपको तैयार कर लेना है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। भैया 12th हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, बहुत बार आया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आपको जनसंख्या वृद्धि, लाभ और हानि। जनसंख्या वृद्धि जो हो रहा है उसका लाभ भी बताना है और हानि भी बताना है, दोनों बताना है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के लाभ भी हैं हानि भी है। ठीक है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। विज्ञान जो है हमारे लिए एक वरदान है या अभिशाप है, तो आप सभी को ये भी निबंध तैयार कर लेना है। जितना मैं आपको करा रहा हूं ना उतना निबंध तो आपको तैयार ही कर लेना है, क्योंकि मैं 5 ही निबंध बता रहा हूं। ठीक है, अब इतना तो आप तैयार कर लो, क्योंकि 18 फरवरी में अगर निबंध में एक अच्छा नंबर लाना है ना, तो ये वीडियो से आप बहुत अच्छा नंबर लाओगे। ठीक है, पूरा मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। छात्र और अनुशासन पर आप तैयार कर लो। छात्र और अनुशासन पर निबंध बहुत वायरल है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और निबंध तैयार कर लेना, जो कि है भैया 6वां बेरोजगारी पर निबंध। ठीक है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए भी आपको निबंध तैयार कर लेना। पूरे आप हिंदी में से केवल 6 निबंध तैयार कर लो। और अभी मैं आपको निबंध लिखने का ट्रिक भी बता दूंगा, आप हर एक निबंध ट्रिक से लिख कर आओगे, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, सबसे पहले आप ये 5 से 6 निबंध आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोग भैया ये निबंध जल्दी से तैयार कर लो। अब हम आपको बताएंगे कि कॉपी में लिखने का एक सही तरीका क्या होता है, टॉपर कैसे निबंध लिखता है कि उसको 9 में 9 नंबर मिलता है। तो सबसे पहले मैं वो बताऊंगा, फिर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर दिखाऊंगा कैसे निबंध लिखना है। तो चलो देखते हैं। अब देखो 5 इंपॉर्टेंट निबंध आप लोगों ने समझ लिया, जो 18 फरवरी को भैया पेपर में आएगा। ठीक है, वो तो मैं आपको बता दिया। अब सबसे बड़ी बात, सर हम निबंध लिखते समय कौन कौन सा पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, आखिर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये भी बताना जरूरी है। सभी लोग आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हमें आप लोगों को टॉपर बनाना है, 95 दिलाना है। ऐसे में आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर आप पेपर में, जो आपका पेपर है ना, पेपर में आप एक अच्छा निबंध कैसे लिखोगे, मतलब एक अच्छा निबंध, ताकि 9 नंबर में कम से कम 8 साढ़े 8 नंबर मिले। ठीक है, राइटिंग का आधा नंबर कट जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से लिखोगे तो वो भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, आखिर पेपर में एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, ताकि एग्जामिनर हमारी कॉपी को एक बार देखे और 9 में 9 नंबर दे दे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले निबंध सबसे अंत में लिखें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे देखो गलती क्या करते हैं, सबसे पहले निबंध लिखते हैं। नहीं, आपको सबसे अंत में लिखना है। जैसा टाइम बचा है उसे अकॉर्डिंग आप निबंध लिखो। अगर ज्यादा टाइम है तो आप 4 से 5 पेज भी लिख सकते हो, कम टाइम है तो 3 से 4 पेज भी लिख सकते हो, और कम टाइम है तो 2 से 3 पेज भी लिख सकते हो। टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, आपको भैया निबंध लास्ट में करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अभी बताएंगे कितना मिनट आपको लेना है निबंध में। जितने शब्दों में बोले उतने में लिखो भैया, जितने शब्दों में आपको बोला है निबंध उतने में ही लिखो। ज्यादा लिखने से आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छे से आता है, सटीक आता है, हेडिंग सारा याद है, तो आप भैया जितने शब्दों में बोला है उतने ही शब्दों में लिखो। ठीक है, और सबसे पहले आप रूपरेखा तैयार कर लो। हर एक निबंध में सबसे पहले आप रूपरेखा तैयार कर लो। हर एक निबंध का हमें कौन कौन सा हेडिंग डिस्कस करना है वो आप रूपरेखा में लिख दो। और लास्ट में पेपर में निबंध जो है वो 20 से 25 मिनट या 25 से 30 मिनट आपको लेना है। 25 से 30 मिनट आपको देना है भैया निबंध के लिए। ठीक है, 25 से 30 मिनट आपको देना है निबंध के लिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 25 से 30 मिनट आपको निबंध में देना है। लास्ट में आप इतना टाइम बचाए रखना, घड़ी में आप टाइम देखते रहना। मैं आपको बताऊंगा हर एक प्रश्न का आप मैनेजमेंट कैसे करोगे, टाइम मैनेजमेंट मैं बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। अब सबसे बड़ी बात, अगर आप निबंध लिख रहे हो तो मैं आपको कॉमन ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, कोई सा भी निबंध लिख रहे हो, 5 निबंध जो मैंने बताया है ट्रिक से लिखना। आप कहोगे सर ट्रिक क्या है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हर एक निबंध में आपका एक हेडिंग कॉमन होता है, जो कि है रूपरेखा। हर एक निबंध में आपको रूपरेखा हेडिंग डालना ही पड़ेगा। ठीक है, हर एक निबंध में आप कोई सा भी लिख रहे हो, बेरोजगारी की समस्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रदूषण की समस्या, हर एक में आपको रूपरेखा हेडिंग डालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपको भैया प्रस्तावना हर एक निबंध में आपको डालना ही है, ये आपका है। ठीक है, प्रस्तावना हर एक निबंध में डालना है। ठीक है, 2 हेडिंग हर एक निबंध में, कोई सा भी आप निबंध लिख रहे हो, दुनिया का कोई सा भी निबंध हो, ये हेडिंग डालना ही पड़ेगा। तीसरा, आप लोगों का अर्थ, कोई भी चीज लिख रहे हो तो उसका अर्थ भी समझा दो, ताकि भैया एग्जामिनर उस चीज के बारे में समझे। और लास्ट में है चौथा हेडिंग
उपसंहार। क्या है? उपसंहार। ये 4 ऐसे हेडिंग हैं जो हर एक निबंध में कॉमन है। ये 4 हेडिंग आप हर एक निबंध में आप लिख सकते हो। अब 2 हेडिंग जो है वो आपको बना बना के लिखना है। 6 हेडिंग आपको डिस्कस करना है एक निबंध में। एक परफेक्ट निबंध में 6 हेडिंग बहुत है, कम से कम 4 पेजेस बस। ठीक है, ये हमारा हो गया निबंध और 5 इंपॉर्टेंट निबंध में मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको दिखाएंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में हमें निबंध कैसे लिखना है, एक एक हेडिंग को दिखाएंगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं। अब देखो, आपको बोर्ड कॉपी में 18 फरवरी को भैया निबंध कैसे लिखना है, ठीक है, ताकि आपको 9 में 9 नंबर मिले। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल है भैया, जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे निबंध लिखना है। सबसे पहले आप जो पेपर दिया जाएगा ना, पेपर में देखो कि कौन से नंबर पे हमारा निबंध वाला प्रश्न है। सबसे पहले आप ये चेक करो। ठीक है, फिर आप जब पता चले तो यहां आप डाल दो प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे मैंने यहां 9 डाला है। अगर आपका 9 नंबर पे है तो 9 डालना, 7 पे है, 6 पे है, 5 पे है तो वो आप प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डाल देना, ताकि एग्जामिनर तुरंत ही प्रश्नोत्तर संख्या 9 देखे और आपका निबंध चेक करना शुरू कर दे। ठीक है, देखो जितना अच्छे से लिखोगे, जितना कम टाइम लगेगा एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में, उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब सबसे पहले आप डालो जो आप निबंध, जैसे मैंने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान को डिस्कस किया है, और सबसे पहले मैंने बताया था निबंध शुरू करने से पहले आप रूपरेखा हेडिंग आपको बना लेना है। अब रूपरेखा में आपने जो जो हेडिंग डिस्कस किया है वो लिख लो। जैसे मैंने प्रस्तावना डिस्कस किया है। ठीक है, पहला प्रदूषण का अर्थ, जो अर्थ है प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, समस्या का समाधान और उपसंहार, मतलब ये 5 हेडिंग मैंने डिस्कस किया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक निबंध में, मतलब इस वाले निबंध में। ठीक है, और मैंने बताया था 4 हेडिंग कॉमन है, तो प्रस्तावना देख सकते हो, रूपरेखा देख सकते हो और अर्थ देख सकते हो, उपसंहार, इतने हेडिंग जो है हर एक में काम आएगा। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रस्तावना। ठीक है, अगर आपको ये रूपरेखा नहीं याद हो तो पहले आप सारे हेडिंग को डिस्कस कर लेना, फिर लास्ट में आप ये लाइन छोड़ लेना और एक एक हेडिंग को लिख लेना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में आपको वो लिखना है जो हेडिंग आप डिस्कस करे हो प्रस्तावना, उसमें जो भी आप निबंध लिख रहे हो उसका एक छोटा सा भाग लिख दो। जैसे आप बेरोजगारी पर लिख रहे हो तो बेरोजगारी का छोटा सा भाग कट करके लिख दो। ऐसा हमने लिखा है भैया प्रस्तावना, जो कि प्रदूषण की समस्या पर। तो आज जो है, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समस्या या इस समय हमारे सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ भैया प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, और तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है। निबंध को आपको अपनी भाषा में लिखना है, कहीं से आप कॉपी मत करो, जो माइंड में आए वो लिखो। हेडिंग केवल याद रखो भैया, हेडिंग आप याद रखो। हेडिंग अगर आपको याद है तो आप सारा कुछ लिख सकते हो निबंध में। ठीक है, ये वो कॉपी है जो एक टॉपर ने 98% पाए थे, 97% 2 लोगों ने सेम ऐसा लिखा था, तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। सेकंड, प्रदूषण का अर्थ, तो संतुलित वातावरण में ही मानव का जो विकास है वो संभव है, और पर्यावरण का निर्माण जो है प्रकृति के द्वारा किया गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को क्या कर रहा है, बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं, मतलब बिगाड़ देते हैं भैया, दूषित प्रदूषित कर देते हैं, और इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने वाले को प्रदूषण कहते हैं। और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, और इससे मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है। ये 2 हेडिंग आपको ऐसा लिखना है जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा रहेगा बोर्ड की कॉपी, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो अब अगला हेडिंग आपको डालना है प्रदूषण के प्रकार। आखिर किस टाइप के प्रदूषण होते हैं भैया? प्रदूषण कई टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग भैया पढ़ाई कर रहे हो ना, तो कई टाइप से कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे बस शादी वाली पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे टॉपर वाली पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पास होने वाली पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे साथ हैं उसको आपको भैया 95% वाला तैयारी करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो देखो, जो हमारा है प्रदूषण, आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है। कौन कौन सा? पहला, वायु प्रदूषण। वायु जो है जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, और आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, और वायु जो है अनेक हानिकारक जो है गैसों से प्रदूषित हो रहा है। तो जो जो प्रकार आपको पता है, 3 से 4, 4 से 5, जितना भी प्रकार आपको पता है वो लिख दो। मैं तो बहुत ज्यादा अच्छे से शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, और बड़ा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपके पास टाइम हो। मैंने बताया है 25 से 30 मिनट आप दे सकते हो निबंध में। ठीक है,
अगला जल प्रदूषण। तो जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है। उससे भयानक उससे भयानक जल के प्रदूषित होने से बीमारियां होती हैं, उससे भयानक बीमारियां होती हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। अगला जो हम लोग देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ये सब प्रकार है भैया, सब प्रकार हैं ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि जो है प्रदूषण भी आजकल की एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाना आदि से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। जब ट्रैक्टर वगैरह, कार वगैरह चलता है तो पीछे से जो धुआं निकलता है, धुआं, जब गाड़ी, कोई भी गाड़ी चलाते हो तो धुआं निकलता है, वही है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो। प्रदूषण एक खतरनाक चीज है, तो उस पर हर एक इंसान जब ध्यान रखेगा तभी हो पाएगा। एक लोगों के ध्यान रखने से कुछ नहीं होगा, हर एक आदमी को ध्यान रखना पड़ेगा। घाव वाला रासायनिक प्रदूषण। तो द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक द्रव्य जो है और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो खेतों में भैया इतना ज्यादा खाद डाल लो ना, रासायनिक खाद, वो बस 1-2 साल अच्छा रहेगा, उसके बाद खेतों को बंजर बना देता है। उसी खेत में जहां 1 बीघे में 100 कुंटल गन्ना होता था ना, 100 कुंटल गन्ना, उसी खेत में अब ज्यादा से ज्यादा 50 क्विंटल हो रहा है गन्ना। हमारे इधर भी है भैया, हम भी देखते हैं, हमारे इधर भी खेती होता है, हम भी खेती करते हैं। हम कोई अमीर फैमिली से नहीं है, हम भी एक किसान के बच्चे हैं। तो हम भी देख रहे हैं कि 1 बीघा खेत में पहले 100 कुंटल मतलब हमारे यहां भी हुआ था, और अब 50 भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, खेतों की उपजाऊ शक्ति कम हो रहा है। अगला, अब समस्या का समाधान हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर हम क्या करें। तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण, वृक्ष को ज्यादा लगाओ क्योंकि वो सबसे अच्छा साधन है। और दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। अधिक वृक्ष के कटाव को रोक लगाई जानी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या, जो इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है ना, उसको रोको। ठीक है, जब जनसंख्या कम होगा तभी भैया ये सब कम होगा। क्योंकि अगर आप सोचो, एक घर है, ठीक है, एक घर है, पहले इस घर में 2 लोग थे, एक वाइफ और एक हस्बैंड, ठीक है, 2 लोग यानी कि पति पत्नी। अब ये क्या है, बहुत कम प्रदूषण कर रहे थे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, एक गाड़ी चलाएंगे, बस थोड़ा सा काम करेंगे। अब इसी घर में उनके 5 बच्चे हो गए, यानी कि जनसंख्या वृद्धि हुआ। 2 होना चाहिए, हम 2 हमारे 2, लेकिन 5 हो गए। किसी में 7 भी हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, 5, 2, 7 लोग अब प्रदूषण कर रहे हैं। 7 लोग, जिस घर में 2 लोग थे अब 7 लोग कर रहे हैं। तो भैया काफी खतरनाक है ना। तो इसलिए हमें औद्योगिक विश्व के सम्मुख जो है प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो और सबको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। अब हम लोग लास्ट वाला देखेंगे, उपसंहार। हर एक निबंध में भैया सबसे पहला हेडिंग होता है रूपरेखा और लास्ट में होता है उपसंहार। उपसंहार आपको लिखना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं निष्कर्ष। आखिर निष्कर्ष क्या निकला, आपने इतना सारा बड़ा सा आपने कहानी सुना दिया, निष्कर्ष क्या निकला। तो देखो, प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है, और मतलब उसने जागरूक है और उसने सन 1974 में जल अधिनियम जो है, निवारण अधिनियम लागू किया था। वृक्ष के काटने पर कठोर नियम बनाए गए, सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिए। और यह संकल्प लें कि जीवन के किसी भी शुभ अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। आपके लाइफ में कोई भी अच्छा दिन आए, आपका बर्थडे है या आपके घर में किसी की शादी है या 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, कुछ भी है, अच्छा दिन है ना, तो एक वृक्ष लगा दो। वो चीज आपको हमेशा याद रहेगा कि हमने लगाया था। ठीक है, तो ये हमारा है निबंध। आपको भैया ऐसे ही जब आपको बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को आप जाओगे भैया पेपर देने, और 18 फरवरी को आपको बोर्ड में जो कॉपी दी जाएगी, कॉपी, अब उसमें आप क्या करोगे, ऐसे ही निबंध लिखोगे। थोड़ी लंबी कॉपी होगी, ये रजिस्टर्ड टाइप का, क्योंकि बदल गई है कॉपी। ठीक है, बदल गया है, सभी को पता है। तो ऐसे आप लिखना, मैं कहता हूं आपको एग्जामिनर 9 में 9 नंबर देगा। और 5 जो मैंने महत्वपूर्ण निबंध बताया है वो आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लेना। ठीक है, और जो निबंध बचे हैं वो मैं आप लोगों को PDF दे देंगे। ठीक है, आप लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी 9918, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, देखो 9918 86 31 96, इसी पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ये है निबंध लिखने का सही तरीका। अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए वो कमेंट कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।